नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे वादा किया था इतिहास में एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। आपके इतिहास स्ट्रॉन्ग कराना है। मैंने आपको मुगल साम्राज्य करा दिया था, 1857 की क्रांति के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद मैंने आपको कराया था जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आज हम गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। भारत इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता था गुप्त काल को। गुप्त काल के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, एसएससी में आते हैं, पीएससी में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, साथ ही साथ रेलवे में आते हैं। आपको यह भी मिलेगा, पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है। सब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 180 क्वेश्चन है। यदि आपने 180 ये क्वेश्चन कर लिए तो गुप्त काल गुप्तोत्तर काल के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मोस्टली क्वेश्चन यहां पर पूरे कवर करा दिए गए टॉपिक वाइज। तो चलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, अच्छे से पढ़िए। आपकी पढ़ाई आप ही कर सकते हैं, केवल हम पढ़ा सकते हैं। तो पूरे 180 के 180 क्वेश्चन याद कर लेना। पहला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है 2015 का। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त को माना जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त राइट आंसर है। गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त लोग थे यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। गुप्त थे कुषाणों के सामंत। ऑप्शन नंबर बी कुषाणों के सामंत राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? एसएससी 2008 का क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश ने शासन किया था 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। ये गुप्त वंश की शासन की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी तक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित कराया था? एसएससी 2012 क्वेश्चन। महरौली दिल्ली के निकट है। जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने लौह स्तंभ किसने स्थापित कराया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर है यहां पर आपका गुप्त शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सिक्कों के थ्रू आप समझ सकते हैं कि संगीत के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर। गुप्त वंश के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए थे स्वर्ण के या सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सोने के सिक्के राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? एसएससी 2014 क्वेश्चन। तो अजंता की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण यह गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कौन उनमें से सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं पहला क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको गुप्त वंशावली। तो गुप्त वंशावली जो है ये विल्सड स्तंभ से संबंधित है। यहां पर आपका ए बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। गुप्त वंशावली विल्सड स्तंभ लेख से सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है घटोत्कच, ये गुप्त वंश का संस्थापक था। घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक, ये भी बिल्कुल सही है। और श्रीगुप्त को आदि पुरुष कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपर के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन देखिए, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 था आज का। बिल्कुल सही आंसर है, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार था। आपका ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही, मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे, बिल्कुल सही। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। दोनों के दोनों सही गुप्त वंश के बारे में। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी इनमें से? तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी वो थी महाराजाधिराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है, महाराजाधिराज। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएंगे, उनकी भी कुछ अच्छी अच्छी उपाधियां जो एग्जाम में आती है वो भी अभी आपको आगे आएगी। चंद्रगुप्त प्रथम की याद रखो, महाराजाधिराज।
इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? कथन पढ़िए। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी और ये एक लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। बिल्कुल सही है, राइट है, ऑप्शन नंबर एक राइट है। दूसरा देखिए, चंद्रगुप्त ने शिलालेखों पर कुमार देवी का नाम खुदवाया है, ये गलत है। तो यहां पर केवल एक सही है कि चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी कुमार देवी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था वी.ए. स्मिथ। इन्होंने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसको भारत का नेपोलियन कहा था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कहकर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पुकारा था समुद्रगुप्त को। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आज का। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसको क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो कौशल के शासक का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र नाम है। प्रयाग प्रशस्ति में महेंद्र नाम के राजा थे जो कि कौशल के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर एक मुगल शासक का लेख मिलता है और उस मुगल शासक का नाम है क्या? जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का लेख मिलता है। निम्न उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आपको कुछ उपाधियां दी गई हैं, इनमें से समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। तो हम पहले देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। जैसे कि लिच्छवी दोहित्र, ये उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। सर्व राजाच्छेता, ये उपाधि भी समुद्रगुप्त की थी। और अश्वमेध पराक्रम, ये तीनों उपाधि समुद्रगुप्त की थी। विक्रमादित्य, ये उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली, आगे आपको यह पता चलेगा भी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो बनवाया था यह बनवाया था हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर डी हरिशेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन ये प्रयागराज के अभिलेख में, प्रयाग के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रयाग का अभिलेख प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? तो वीणा वादक के रूप में प्रसिद्ध है हमारे समुद्रगुप्त जी। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त जी वीणा वादक के रूप में जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त के देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना उनका नाम। एक और देखो, समुद्रगुप्त के कुछ अभियान थे, विजय अभियान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में। इनमें से कोई एक गलत दिया है, सुमिलित नहीं है। तो सबसे पहले हम सही वाले देख लेते हैं। तो जो प्रथम चरण था वो नागदत्त से संबंधित था, नागदत्त विजय, बिल्कुल सही आंसर है इसका। द्वितीय चरण में योद्धेय, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय चरण आटविक राज्य, ये भी सही है। चतुर्थ चरण पश्चिमोत्तर राज्य, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है, सुमिलित नहीं है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में बिल्कुल सही दिया गया है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन पढ़िए, समुद्रगुप्त ने कविराज मार्ग की उपाधि धारण की। बिल्कुल सही है, कविराज मार्ग की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु थे। तो यह भी बिल्कुल सही है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे और इसने दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया, यह भी सही है। 1, 2, 3 यहां पर आपके ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा कथन सत्य है इनमें से? पहला है हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, बिल्कुल सही है। हरिशेन ने देवी चंद्रगुप्तम की महाकाव्य की रचना की, दूसरा तो सही नहीं है।
वह प्रयाग प्रशस्ति के भी रचयिता थे। तो हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता की, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो देवगुप्त नाम से पुकारा जाता था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अब समुद्रगुप्त के क्वेश्चन खत्म, अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन याद रखो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देवगुप्त कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम और था। किस गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा देवगुप्त नाम से। और दूसरा इनका नाम था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, तो इनको कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या माना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से माना जाता था शक विजेता। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? महरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें किस शासक का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा महरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। महरौली जो कि दिल्ली के निकट स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो महरौली जो कि दिल्ली के निकट है, इस लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था, यह हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th सदी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 4th सदी ईस्वी राइट आंसर है। रजत मतलब चांदी, चांदी के सिक्के जारी करने वाला सबसे पहला गुप्त शासक कौन था? तो सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के सामने प्रांगण में जो लौह स्तंभ, प्रसिद्ध लौह स्तंभ बना है, वो आपका बना है, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त की स्मृति में। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? तो गुप्त नरेश जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उनकी दूसरी राजधानी आपकी थी उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए उज्जैन राइट आंसर है। वही उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, और वही उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। और आपको कमेंट करके बताना है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। कमेंट करके बताइए उज्जैन किस नदी के किनारे है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, अपना परामर्श किसके दरबार में दिया करते थे? धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो धन्वंतरी जो थे, ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? प्राचीन भारत में आपको पता था कि आयुर्वेद पद्धति से ही उपचार होता था। राजाओं के दरबार में रहते थे आयुर्वेद वाले डॉक्टर, या फिर ठीक है डॉक्टर ही बोलेंगे आज के जमाने में। तो सबसे पहले हम जान लेते कौन कौन से थे। तो धन्वंतरी आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंधित थे, इनको नॉलेज था। सुश्रुत को भी नॉलेज था और चरक को भी नॉलेज था। भास्कराचार्य ये आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। बाकी धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये सभी आयुर्वेद के वक्ता थे, नॉलेज रखते थे और बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी इन्होंने। भारतीय यात्रा में फायांग ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह कहां पर स्थित था? छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो फायांग आया था ना भारत, तो उसने उल्लेख किया था एक अस्पताल का, जो कि अस्पताल आपका पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फायांग जो आया था ये चीनी यात्री था, और ये आया था गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि नवरत्न और विषय क्षेत्र, कुछ गुप्त समय के नवरत्न थे और उनका विषय क्षेत्र दिए गए हैं, सुमेलित करना है कि कौन किस समय था। कालिदास, क्षपणक, शंकु और वररुचि। अब ये सभी किस में पारंगत थे?
किस विषय क्षेत्र से संबंधित हैं? बिल्कुल आसान से तरीके से बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहले कालिदास जी। तो कालिदास जी जो थे ये आपके साहित्य से संबंधित थे। कालिदास जी साहित्य से संबंधित थे, तो ये हो गया ए। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं छपड़क। तो छपड़क जी ये आपके संबंधित थे ज्योतिष से। ठीक है, तो ये हो जाएगा छपड़क जी, ये आपके ज्योतिष से संबंधित थे। शंकु, तो शंकु ये आपके संबंधित थे स्थापत्य से। और वर रुचि ये आपके व्यामण। बिल्कुल सही है बाकी सभी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। फायांग ने निम्नलिखित में से किन किन शहरों को लगभग उजड़ी अवस्था में पाया था? जब फायांग आया था तो जो शहर थे जो कि उजड़ी अवस्था में थे, मैं आपको बता देता हूं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तक्षशिला उजड़ी अवस्था में था पूरी तरीके से, मथुरा भी, कपिलवस्तु भी और कुशीनगर, ये चारों शहर फायांग जब शहरों में आया था तो लगभग उजड़ी अवस्था में थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों शहर उजड़ी अवस्था में थे जब फायांग आया था। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, रामगुप्त की हत्या इनमें से किसने की थी? रामगुप्त की हत्या किसने की थी? तो रामगुप्त की जो हत्या की थी वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे रामगुप्त पर प्रकाश नहीं पड़ता, मतलब रामगुप्त के बारे में जानकारी नहीं मिलती। क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? देखिए क्या क्या लिखा है। काव्य मीमांसा, देवी चंद्रगुप्त, हर्षचरित और मनुस्मृति, इनमें से किस में रामगुप्त के बारे में जिक्र नहीं किया गया है? तो यहां पर आपको बता देते हैं काव्य मीमांसा, इसमें भी रामगुप्त के बारे में जिक्र नहीं है और मनुस्मृति में भी नहीं है। देवी चंद्रगुप्त और हर्षचरित इन दोनों में जो है रामगुप्त के बारे में जिक्र किया गया है, देवी चंद्रगुप्त और हर्षचरित। तो यहां पर किसमें नहीं है? 1 और 4 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। काव्य मीमांसा और मनुस्मृति में रामगुप्त के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? तो गुप्त शासकों में यदि आप अभिलेख देखेंगे तो सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं कुमारगुप्त के। ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, 100% एग्जाम में आएगा, आता ही है, आगे भी आता रहेगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक स्थापना ये 5वीं शताब्दी में हुई थी, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, और कुमारगुप्त के द्वारा हुई थी, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 5वीं शताब्दी और कुमारगुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि कौन सी थी? तो गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी, देखिए, बस्ती, बयाना, हाजीपुर और कोटवा। तो राइट आंसर हो जाएगा बयाना निधि। ऑप्शन नंबर बी, ये गुप्त वंश की सबसे बड़ी निधि थी। यूपीएससी 2000 यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, अभी भी आ सकता है, क्वेश्चन हटके बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप में से कई लोगों को यह पता भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कुमारगुप्त कालीन के तथ्य आपको बताना है, कुमारगुप्त के समय के तथ्य। तो पहला आपका है क्या? पहले में लिखा है आपका कार्तिकेय कुमारगुप्त सिक्कों पर अंकन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यही वाला आपका तथ्य सही है, बाकी सभी गलत हैं। जो कार्तिकेय है ये कुमारगुप्त सिक्कों पर अंकन, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही है? कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की और कुमारगुप्त की चर्चा विल्सड अभिलेख में है। तो यहां पर आपको जो ये दिए गए हैं 2 कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही, और कुमारगुप्त की चर्चा विल्सड अभिलेख में, ये भी बिल्कुल सही। मतलब ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, यह आपको भीतरी स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर ए भीतरी स्तंभ अभिलेख में चर्चा की गई है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था? तो हूणों के आक्रमण से गुप्त वंश अत्यंत विचलित हो गया था।
ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश राइट आंसर हो जाएगा। हूणों के आक्रमण के द्वारा विचलित हो गया था। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त थे, इनको सौराष्ट्र का जो है प्रांतपति बना दिया गया था। यह बनाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बना दिया था। तोड़माण किस जातीय दल का था? तो तोड़माण जो था राइट आंसर हो जाएगा, ये हूण था। तोड़माण क्या था? तो तोड़माण ये हूण था। ऑप्शन नंबर बी हूण राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हूण शासक और उसका कालक्रम। तो यहां पर आपका कोई एक ही सुमेलित है। तो आपको बता दें जो मिहिरकुल था ये हूण शासक है। मिहिरकुल 552 ईस्वी का कालक्रम था इसका। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बस राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों गलत रखे हैं। तो हूण शासक था मिहिरकुल और ये 552 ईस्वी की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खुशनवाज हूणों का प्रथम राजा था और भारत के मध्यवर्ती भाग पर तोड़माण का कब्जा था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बता दें भारत के मध्यवर्ती भाग पर तोड़माण का कब्जा था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। केवल और केवल यही सही है कि मध्यवर्ती जो इलाके थे उसमें तोड़माण का कब्जा था। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई एक गलत लिखा हुआ है। तो कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख ये आपका बिल्कुल सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख, तो पतिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ऐरण अभिलेख ये भी बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुफा अभिलेख ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए गलत आंसर है। बाकी तीनों सही हैं, तीनों अभिलेख सही हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको जोड़ियां दी गई हैं। एक तरफ आपको दिए शासक, दूसरी तरफ दिए रानियां। किसका जोड़ा किससे है यहां पर आपको यह बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर आपको बता देते हैं सबसे पहले तो चंद्रगुप्त, सबसे पहले दिया चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का संबंध किससे है? तो यहां पर चंद्रगुप्त के लिए राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध जो है चंद्रगुप्त का वो है आपका कुमार देवी से। समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त का संबंध जो है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध है दत्ता देवी से। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध किससे है? तो कुबेर नागा से। और कुमारगुप्त प्रथम ये अनंत देवी। ठीक है, तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन परवर्ती गुप्त शासक है? अब परवर्ती का अर्थ क्या होता है? तो परवर्ती मतलब बाद के समय का। ठीक है, तो परवर्ती गुप्त शासक यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको नाम दिए, देखो पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और ब्रह्मगुप्त, ये नाम दिए गए हैं। यहां पर आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1, 2 और 3। पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त ये सभी जो हैं ये परवर्ती गुप्त शासक हैं। कौन से शासक हैं? परवर्ती गुप्त शासक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो थी आपकी राजतंत्रात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक राइट आंसर है। गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो गुप्त काल के अंदर आमदनी का जो मुख्य स्रोत था वो था भूमि कर। ऑप्शन नंबर ए भूमि कर लगता था, सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य हुआ करते थे? तो गुप्तकालीन स्थायी जो नगर बने थे उसमें प्रशासन समिति थी और उसके अधिकारी और सदस्य जो थे सार्थवाह, प्रथम कुलीन और प्रथम कायस्थ।
ये थे आपके अधिकारी और सदस्य। सार्थवाह, प्रथम कुलीन और प्रथम कायस्थ। बहुत ही शानदार डिफरेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल की साधारण पुलिस को कहा जाता था चार भाट। क्या कहा जाता था? चार भाट। ऑप्शन नंबर ए चार भाट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये पुलिस थी वहां की। गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन हुआ करता था? तो गुप्त काल के अंदर दान विभाग का अधिकारी हुआ करता था अग्रहारिक। अग्रहारिक था जो कि दान जो मिलता था उस विभाग का अधिकारी था अग्रहारिक। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? कुल्यवाप और द्रोणवाप IAS प्री 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। तो कुल्यवाप और द्रोणवाप ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपके संबंधित थे भूमाप से। ऑप्शन नंबर ए भूमाप प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई गलत है, आपको वो बताना है कौन है। तो गुप्त काल में महासंधि विग्राहक ये युद्ध और शांति का मंत्री था। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। महादंड नायक, तो महादंड नायक जो होता था वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था गुप्त काल में। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। विनय स्थिति स्थापक, तो विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। अब महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये आपका गलत है। महाअश्वपति ये गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था। अश्व से मतलब घोड़ा होता है, गज सेना का अध्यक्ष हो भी कह सकता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। गुप्त राजवंश, इनमें से क्या वाक्य सही है? पहला लिखा है कुमारामात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। दूसरा दिया है गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया था तथा उनकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया था। तो यहां पर आपका क्या सही है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको बता दें केवल पहला सही है। पहला क्या सही है कि कुमारामात्य जो होते थे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, राजा ही उनको नियुक्त करता था कुमारामात्य को। दूसरा वाला गलत है, मुखिया का महत्व खत्म नहीं हुआ था भैया उस समय, ठीक है। तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो पढ़ लेते हैं भैया, सामने वाला बोल रहा है। पहला कथन पढ़ो, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। चलो अब बताना है कौन कौन से इनमें से सही हैं। तो यहां पर आपको बता दें गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। ऑप्शन नंबर एक तो बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, यह गलत है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तृत किया, यह भी सही है। तो एक और तीन सही है, मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक और तीन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कला का वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो कला का क्षेत्र था आपका चित्रकला। चित्रकला की उन्नति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी चित्रकला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? यहां पर आपको कुछ रचना दी है, धम्मपद, वेद, मेघदूतम और दीर्घ निकाय। तो इनमें से संस्कृत से संबंधित आपकी थी मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम राइट आंसर है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम, उसका विषय क्या था? तो मृच्छकटिकम का विषय जो था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। मृच्छकटिकम में एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा दी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो देखिए क्वेश्चन तो ये पूछा था कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाख दत्त ने। इसकी विषय वस्तु थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्भिसंधियों
के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दुर्भी संधियों के बारे में उसमें जिक्र किया गया है मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है रचनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक लेखक और एक एक रचनाएं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। टिक लिख के ले लो, आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। शूद्रक, शूद्रक की रचना क्या थी? तो शूद्रक की रचना आपकी मृच्छकटिकम थी। विशाखदत्त की रचना क्या थी? तो मुद्रा राक्षस थी विशाखदत्त की रचना। कालिदास की रचना क्या थी? तो कालिदास की रचना आपकी जो थी ये थी आपकी विक्रमोर वर्षीय, ऑप्शन नंबर सी का तीसरा। और भवभूति की रचना थी उत्तर रामचरित। मतलब बिल्कुल सही जोड़ी बनी है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के सिद्धांत मूल पाठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है। सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था उसका 2020 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको बता दें जो मूल पाठ है प्रसिद्ध है वो है आपका, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यह दृष्टांतों के माध्यम से दर्शाया गया एक मूल पाठ है और इसमें बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दृष्टांतों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध जो है ये पुस्तक संबंध थी आपकी चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चिकित्सा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में वराह मिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक वृहद संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित है? तो वृहद संहिता जो पुस्तक वराह मिहिर ने लिखी है यह खगोल विज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए खगोल विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दशमलव प्रणाली का यदि आप विकास देखें तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है दशमलव प्रणाली का विकास। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए भी जाना जाता है? आयुर्विज्ञान के लिए कौन फेमस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयुर्विज्ञान विषय के लिए फेमस है आपके सुश्रुत। ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है? सबसे पहले यह बताया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीलावती के लेखक इनमें से कौन हैं? तो लीलावती के लेखक यदि आप देखेंगे तो लीलावती के लेखक हैं आपके भास्कराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य जी लीलावती के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो गुप्त काल में औषधि के लिए जाने जाते थे, उनका नाम था सुश्रुत जी। ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत, ये गुप्त काल में औषधि के लिए जाने जाते थे। रचना और सही सुमेलन करना है आपको, किसने किसकी रचना की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जान लेते हैं। एक तरफ लिखें आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर, इनके नाम लिखें। तो इनमें से किसने किसकी रचना की है? चलिए तो हम मिलान कर लेते हैं, क्या हो जाएगा सही आंसर इसके लिए। तो आर्यभट्ट आर्यभट्टियम ये बिल्कुल सही है। धनवंतरी नवनीतकम ये भी बिल्कुल सही है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक की रचना की है। तो यहां पर बिल्कुल सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनके सही कालानुक्रम के अनुसार जमाइए। खगोल शास्त्री हैं, इनके कालानुक्रम के अनुसार इनको जमाना है। तो यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए तो देख लेते हैं। तो यहां पर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर का नाम दिया है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट नंबर 1, ब्रह्मगुप्त नंबर 2 और वराहमिहिर नंबर 3। यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है, सही क्रम है। सबसे पहले आर्यभट्ट जी, उसके बाद ब्रह्मगुप्त जी, उसके बाद वराहमिहिर जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र
क्या बोलते थे? तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो थे ये बोलते थे प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी आपके गुप्त काल में थी, मौर्य काल और चोलों में, इन सभी में थी। ऑप्शन नंबर यहाँ बड़ी सही आंसर हो जाएगा। स्त्री और पुरुष को बराबर समझा जाता था गुप्त काल, मौर्य काल और चोल काल में। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो जो रेशम बुनकर थे उनकी श्रेणी बनाई गई थी उसकी जानकारी मिलती है दशपुर शिलालेख से। एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन था, एमपीपीएससी 2020 दशपुर शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गुप्तकालीन समाज में कायस्थ नामक जाति का उल्लेख किस स्मृति में हुआ है? तो गुप्तकालीन समाज में कायस्थ नामक जो जाति है उसका उल्लेख किया गया है ज्ञातवल्लभ स्मृति में। ऑप्शन नंबर एक ज्ञातवल्लभ स्मृति में कायस्थ जाति का उल्लेख है गुप्तकालीन समाज में। गुप्तकालीन समाज में कौन सी सामाजिक कुरीति विद्यमान थी? तो गुप्तकालीन समाज में महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद होना, अल्पायु में विवाह होना, सती का प्रचलन, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पहली बार किस गुप्तकालीन स्मृति में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकार बताया गया था? तो पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकार है, सबसे पहले ये बताया गया था किस स्मृति में? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञातवल्लभ स्मृति में ये बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए ज्ञातवल्लभ स्मृति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको गुप्तकालीन धर्म देवता दिए हैं और पूजा दी गई है। चलिए देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो पशुपति मत लिंग पूजा करते थे, बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वैष्णव तथा शैव धर्म ये भगवान हरिहर। ऑप्शन नंबर बी भी सुमेलित है। उसके बाद कलुलिश ये शिव की पूजा करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। कालामुख विष्णु ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अधिकांश गुप्त शासक बौद्ध धर्म के उपासक थे। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की झलक मिलती है। तो यहां पर आपको बता दें अधिकांश गुप्त शासक बौद्ध धर्म के उपासक थे, गलत है। और कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की झलक मिलती है। ऑप्शन नंबर यहां पर दो सही है, केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, केवल दो। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को राइट आंसर हो जाएगा दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी दीनार राइट आंसर है। आरंभ में गुप्तकालीन सिक्कों का वजन क्या था? तो स्टार्टिंग में जो गुप्तकालीन सिक्के होते थे उनका वजन था, ग्रेन में चलता था, ग्रेन में, तो ग्रेन में वजन था आपका 120 से 121 ग्रेन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थी उनको नाम दिया गया था रूपक। दीनार स्वर्ण मुद्राएं और रूपक रजत मुद्राएं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो गुप्त काल में गुजरात में एक केंद्र था, बंगाल में, दक्कन में, तमिल में, यहाँ पर जो केंद्र थे ये आपके संबंध थे वस्त्र उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए वस्त्र उत्पादन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सबसे ज्यादा सर्वोत्तम उत्पादक था? तो पाटलिपुत्र में रेशमी वस्त्र सबसे अधिक होते थे, सर्वोत्तम अच्छे गुण के होते थे, उत्पादक था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल था वो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी लोहे के यंत्रों और उपकरण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला सबसे पहला जो गुप्त शासक था वो था आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। रामगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए और सबसे पहला गुप्त शासक था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए हैं? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी हुए हैं सोने के। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड या सोना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
फायांग के अनुसार गुप्तकालीन लोग आम जनजीवन में लेन देन हेतु किस धातु का प्रयोग करते थे? तो फायांग ने बताया है कि आम जीवन में लेन देन हेतु कोणियों का यूज होता था। ऑप्शन नंबर ए, कोणियों का यूज होता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह का यूज होता था। ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा और चोल किस लिए विख्यात थे? तो नगर, घंटाशाला, कदुरा और चोल ये सभी थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये सभी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की दर थी वो थी उपज का 6वां भाग लिया जाता था, राजस्व के रूप में कर वसूला जाता था, उपज का 6वां भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो कर रहित कृषि भूमि केवल ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण राइट आंसर है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर था उसको कहा जाता था बिदक भागम। ऑप्शन नंबर ए, बिदक भागम ये सिंचाई कर होता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सुमिलित नहीं है? कृषि और संबंधित तथ्य दिए गए हैं, कोई एक सुमिलित नहीं है। तो देखिए वास्तु, तो वास करने योग्य भूमि बिल्कुल सही है। क्षेत्र, तो क्षेत्र जो था खेती के उपयोग हेतु भूमि, ये भी सही है। खिल, तो खिल नहीं जोती जाने वाली भूमि को खिल कहा जाता था। अप्रहत, जोती गई भूमि। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। बाकी वास्तु को वास योग्य भूमि, क्षेत्र खेती के उपयुक्त भूमि और खिल नहीं जोती जाने योग्य भूमि। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम या विष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है बलात् श्रम या विष्टि के बारे में, कौन सा सही है? तो आपको बता दें बलात् श्रम या विष्टि, इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बलात् क्या होता था? तो जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक कर होता था और ये राज्य के लिए आय का स्रोत होता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं? यहां पर आपको कथन दिए गए हैं, पढ़ते हैं हम। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सत्य है, वस्त्र उद्योग था प्रमुख उद्योग गुप्त काल का। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम, श्रेणी तथा संघ होते थे, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता था कि प्रत्यक्ष प्रमाण मिले तभी? तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को चारवाक स्वीकार करते थे। ऑप्शन नंबर बी, चारवाक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल था? तो चारवाक सर्वोच्च मूल मानते थे कर्म को या काम को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चारवाक के लिए। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन जो कहा जाता है ये चारवाक को कहा जाता है। चारवाक को क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो शंकर के दर्शन को कहा जाता है आपका अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद ये शंकर के दर्शन को कहा जाता है। प्रमुख दर्शन ये आपके गुप्तोत्तर काल की बात है और ये सभी पूछे जाते हैं। देखिए सब आए हैं, देखिए 2019 तक में आए हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध ये शंकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अपूर्व का सिद्धांत ये मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, मीमांसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा। निम्न में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो महासामंत शब्द का सबसे पहले उल्लेख वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार गुप्त शासक श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था मृग शिखवन में। ऑप्शन नंबर बी,
श्रीगुप्त ने मृगशिख वन में चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये बताया है इत सिंह ने। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो मंदिरों को और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम दिए गए थे, ये दिए गए थे गुप्त वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक गुप्त वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त शासनकाल को। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त शासनकाल को। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। यहां पर आपको गुप्त वंश के शासक दिए गए हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो आपको मैं बता देता हूं सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, ये भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। समुद्रगुप्त के बाद आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। बिल्कुल सही लाइन से लगे हैं। 1 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, इनमें से कौन सा एक कारण नहीं था? तो सबसे पहले हम देख लेते कौन कौन से कारण थे। तो देखो भैया, हूणों ने आक्रमण किया था गुप्त साम्राज्य के पतन कारण, हूण आक्रमण बिल्कुल था। दूसरा देखो, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, यह भी गुप्त शासन के पतन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, जिससे भैया लड़ाई झगड़ा छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चले गए, यह भी कारण था। तो 1 2 3 ये सभी कारण थे। अरब आक्रमण ये कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है कि अरब आक्रमण के कारण पतन नहीं हुआ, बाकी तीनों कारण पतन हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन ये गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल राइट आंसर है। थानेश्वर में वर्धन वंश मतलब पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना आदित्य वर्धन ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर माफ कीजिएगा, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा, पुष्यभूति वर्धन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? तो शक्ति और प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा आई थी आपकी प्रभाकर वर्धन के समय। ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर वर्धन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वर्धन वंश चालू हो गया है। मैंने बताया था गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। टोटल 180 क्वेश्चन है, तो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए। देखो यूपीएससी में आए हैं, यूपी पीसीएस में भी आए हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थापित कर ली थी? तो सम्राट हर्ष ने थानेश्वर से कन्नौज बना ली थी अपनी राजधानी। ऑप्शन नंबर सी कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? तो हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर खींचा था दिवाकर मित्र ने। ऑप्शन नंबर डी दिवाकर मित्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? तो उत्तर गुप्त वंश में हर्ष का समकालीन था आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हर्ष थे तब थे माधव गुप्त। ऑप्शन नंबर सी माधव गुप्त राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से किसको द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? दूसरा अशोक किसको कहा जाता है? तो दूसरा अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी का क्वेश्चन है ये। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कौन कौन से थे? तो हर्षवर्धन ने एक कन्नौज और दूसरा प्रयागराज, 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज पहला और प्रयागराज दूसरा। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो हर्ष के समय आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसको एक विशेष संरक्षण प्राप्त था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष के समय किस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्राप्त था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्राप्त था। कमेंट करके बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था यह हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी के तट पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था? तो हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो
ऐहोल अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय की संघर्ष की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए ऐहोल अभिलेख राइट आंसर है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर शिव पार्वती का अंकन है। ऑप्शन नंबर बी शिव पार्वती प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? हर्ष ने कुछ रचनाएं की थी, तो देखो रत्नावली उनके द्वारा है, नागनंद भी है और प्रियदर्शिका भी है। हर्ष चरित्र हर्ष ने नहीं लिखी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गलत आंसर हो जाएगा। हर्ष चरित्र हर्ष ने नहीं लिखी है। तो हर्ष चरित्र किसने लिखी है, कमेंट करिए। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो जब हर्षवर्धन थे तो हर्षवर्धन के बंगाल का उस समय बंगाल में थे आपके शशांक। ऑप्शन नंबर ए शशांक राइट आंसर है। हर्षवर्धन का समकालिक दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन का समकालिक दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी थानेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हर्षवर्धन ने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। तो यहां पर एक ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। प्रभाकर वर्धन ने राजश्री को सती होने से बचाया था। तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि हर्षवर्धन ने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला था। ऑप्शन नंबर एक। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था आपका हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी हेनसांग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसांग के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी नालंदा विश्वविद्यालय राइट आंसर है। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? तो हेनसांग को दूत के रूप में भेजा था ताई सुंग ने। ऑप्शन नंबर ए ताई सुंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है उनकी एक रचना जो थी सी यू की। हेनसांग ने रचना की थी सी यू की, इसी कारण हेनसांग को याद किया जाता है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, तो चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की वो थे आपके हेनसांग। ऑप्शन नंबर सी हेनसांग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो हेनसांग भारत में लगभग रहा था 14 साल। ऑप्शन नंबर सी 14 साल राइट आंसर है। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हेनसांग ने शिलादित्य कहा था राइट आंसर हो जाएगा। किसको? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था हेनसांग ने। ऑप्शन नंबर डी। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये जो नाम था ये हेनसांग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हेनसांग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़िए। हेनसांग अनुसार ब्राह्मण धर्म अनेक शाखाओं में विभक्त था। यह बिल्कुल सही है। बालकों की शिक्षा 7 वर्ष की आयु में आरंभ होती थी। यह भी बिल्कुल सही है। और बौद्ध व्यवहारों के अतिरिक्त गुरुकुलों में भी शिक्षा दी जाती थी। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 बिल्कुल तीनों राइट आंसर। अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति कौन थी? कि भूमि दान के माध्यम से अधिकारियों को भुगतान दिया जाता था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूमि दान से भी बाण का हर्षचरित्र में ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया है। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित्र लिखी गई है बाण भट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट राइट आंसर है। बाण भट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट जी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हर्ष की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्ष की जो आत्मकथा थी ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम क्या था? हर्षचरित्र। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बाण भट्ट राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
एक महान रोमानी नाटक कादंबरी, इसका लेखक कौन था? तो कादंबरी का लेखक थे बाणभट्ट जी। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट जी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बाणभट्ट गद्य शैली के लेखक थे और बाणभट्ट की कादंबरी को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। तो आपको बता दें दोनों सही हैं कि बाणभट्ट गद्य शैली के लेखक थे और बाणभट्ट की जो कादंबरी है इसको दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही राइट हैं। मोखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो एक मोखरी वंश आया था गुप्त के बाद, उसके संस्थापक थे आपके हरिवर्मा। ऑप्शन नंबर ए हरिवर्मा राइट आंसर है। मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मोखरी शासक जो थे इनकी राजधानी राइट आंसर हो जाएगा, इनकी राजधानी थी आपकी ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। कन्नौज पे इन्होंने राज किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा कथन सत्य है? महाभाष्य नामक ग्रंथ में मोखरी का उल्लेख एक गोत्र के रूप में हुआ है और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। आपको बता दें दोनों सही हैं कि महाभाष्य नामक ग्रंथ में मोखरी का उल्लेख एक गोत्र के रूप में हुआ है और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो मैत्रक वंश जो था इसके संस्थापक थे आपके भट्टारक। ऑप्शन नंबर ए भट्टारक मैत्रक वंश के संस्थापक थे। मैत्रक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो मैत्रक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ध्रुवसेन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवसेन द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन था और हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। तो आपको बता दें दोनों ही सही हैं। ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष का समकालिक था और हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इनमें से कौन से कथन सही है? एक और कथन दिया देखिए, गौड़ का एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख हडराह अभिलेख से मिलता है और शशांक ने गौड़ की राजधानी कर्ण सुवर्ण में स्थापित की। तो आपको बता दें यहाँ पर दोनों ही सही हैं कि गौड़ का एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में उल्लेख मिलता है हडहा अभिलेख से और शशांक थे, इन्होंने गौड़ राजधानी कर्ण सुवर्ण में स्थापित की थी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। गौड़ वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो गौड़ वंश के सबसे प्रमुख शासक थे आपके शशांक। ऑप्शन नंबर बी शशांक राइट आंसर हो जाएगा। हेनसांग के अनुसार किस बौद्ध शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। ऑप्शन नंबर ए शशांक राइट आंसर है। गुप्तोत्तरकालीन प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तोत्तरकालीन शासन में जो प्रांत थे उनको कहा जाता था आपका भुक्ति। ऑप्शन नंबर ए भुक्ति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? अधिकारी और विभाग लिखा हुआ है, सुमिलित नहीं है, माफ कीजिएगा, एक सुमिलित नहीं है, अधिकारी और विभाग। तो देखिए संधि विग्राहक ये युद्ध और शांति का मंत्री था, ये बिल्कुल सही है। महाबलाधिकृत ये सेनापति था, ये भी सही है। यम चेट्टी ये स्त्रियों का संरक्षक था, ये भी सही है। चट्ट भट्ट ये राजस्व अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सुमिलित हैं, ऑप्शन नंबर सी सुमिलित नहीं है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? कथन पढ़िए। पहला कथन है हर्षवर्धन ने प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारियों को शासन पत्र द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी और रत्नावली में प्रधानमंत्री की चर्चा मिलती है। तो इन दोनों में से आपका दोनों ही कथन सही हैं कि हर्षवर्धन ने प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारियों को शासन पत्र द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी और रत्नावली में आपको प्रधानमंत्री की चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, राइट आंसर है। सामान्य परिस्थिति में किसे उत्तराधिकारी के रूप में स्त्रीधन का प्रथम अधिकार था? तो उत्तराधिकारी के रूप में स्त्रीधन ये जो दिया जाता था ये पुत्रियों को अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी पुत्रियां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्तोत्तर काल की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है और यहाँ पर आपका जो पहला कथन दिया है भूमि अनुदानों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ये तो बिल्कुल सही है। जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ए बी सी ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी और डी सही आंसर है।
आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंत्यज नहीं है? तो यहां पर आपको अंत्यज, चांडाल, नट और यवन ये अंत्यज है। राजक ये अंत्यज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गुप्तोत्तर काल के निम्न में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया था कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? तो शूद्र प्रकृति से दास नहीं है, ये मेधातिथि ने बोला था कि शूद्र जो है ये प्रकृति से दास नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? कोई एक सुमेलित है। मैं सीधे आपको बता देता हूं कौन सा इसमें से सही है, सुमेलित है। तो चांडाल सर्वाधिक निम्न जाति, ऑप्शन नंबर ए ये सुमेलित है। चांडाल उस समय सर्वाधिक निम्न जाति कहलाते थे। निम्न में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए प्रसिद्ध है? तो सती प्रथा की आलोचना की गई है किसके द्वारा? तो एक तो की गई है आपकी बाणभट्ट के द्वारा और मेधातिथि, 2 और 3 के द्वारा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बाणभट्ट ने भी सती प्रथा का आलोचना की है और मेधातिथि ने भी। कौशीय शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो कौशीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये रेशम के कीड़े के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी रेशम का कीड़ा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो सूती कपड़ों के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। हेनसांग की बात हो रही है, हेनसांग के समय। बाकी आपको पता है कि पाटलिपुत्र था गुप्त शासन में, लेकिन हेनसांग की यात्रा के समय मथुरा ज्यादा प्रसिद्ध था। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, गुप्त काल में कारा शासन क्या था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको मैंने मुगल शासन का भी वीडियो बनाया है, वो भी देख लेना। साथ ही साथ 1857 की क्रांति का वीडियो बनाया है, वो भी देख लेना। और प्रमुख आंदोलन का, इतिहास के 3 वीडियो देख लोगे, 3 टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपको ऐसी टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। पहली बार चैनल पर कौन कौन आया, किस किसने पूरा वीडियो देखा, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।